Assalamu alaikum students, here is your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पेचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो वरीड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। उन्हें नहीं पता लगता कि हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स वाली अगर कंपाउंड्स मौजूद हों और उनका रिलेशन पूछा जाता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उन्हें रिलेशंस का नहीं पता लगता कि हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होने से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं या फिर कम हो रही होती हैं। अगर तो आप लोग वाकई इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान होने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पोर्शन के अंदर जितने भी रिलेशन मौजूद हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर समराइज़ करके मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों के तमाम जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगी रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वो क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशन ऑफ कार्बन आइटम विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। दो तरह के रिलेशन होंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, या तो वो डायरेक्टली चेंज हो रहे होते हैं या फिर वो इन्वर्सली चेंज हो रहे होते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली रिलेशंस की बात करें कि जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो हैं वो डायरेक्टली चेंज हो रहे होते हैं, मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो रही होंगी। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास और साइज़ के साथ। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उनके मासेस और साइज़ हैं वो बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ने से उनकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। पोलराइजेबिलिटी होती है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। लाइक आप लोगों ने नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर पढ़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन के अंदर जो है वो पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। जब मास ज़्यादा होता है तो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन ने दोबारा घूमकर आना होता है अपनी जगह पे, उसे उस तक पहुंचने के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वहाँ पे ज़्यादा देर तक डेवलप हो सकती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि पोलराइजेबिलिटी का भी हमारे पास कार्बन एटम के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। कार्बन एटम रिलेट करती है मैस और साइज के साथ। जितना ज़्यादा मैस और साइज होगा कार्बन एटम ज़्यादा होने की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे डिफरेंट कंपाउंड के जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते रहते हैं। डेंसिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। जब मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी जो है वो हमारे पास बढ़ रही होती है। विस्कोसिटी, गाढ़ापन जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स का विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो बढ़ रहा होता है। इसी तरह से सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बढ़ने से हमारे पास बढ़ जाया करती है। अगर फर्दर हम लोग चंद एक पैरामीटर को देखने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 9th क्लास के अंदर एक रूल पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही हलशुदा होते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होने की सलाहियत भी जो है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा रखते हैं। उसके बाद है हमारे पास हीट ऑफ कम्बस्शन। मैं आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें बताऊंगा, एक हीट ऑफ कम्बस्शन और दूसरा ईज ऑफ कम्बस्शन। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीट ऑफ कम्बस्शन मतलब किस में हीट ऑफ कम्बस्शन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसमें हीट ऑफ कम्बस्शन जो है वो हमारे पास उतनी ही प्रोड्यूस हो रही होती है। और दूसरी चीज़ आती है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ टेम्परेचर को कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे वो थर्मली उतना स्टेबल होता है। जो चीज़ स्टेबल होती है वो उतनी ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है। मीन टू से कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसको जलाना मुश्किल होता है। लेकिन जब जला लेते हैं तो उससे रिलीज होने वाली जो हीट ऑफ कंबस्शन होती है वह सबसे ज़्यादा होगी। तो ये दो चीज़ें इनका कोरिलेट कीजिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि हीट ऑफ कंबस्शन मतलब किस में जो है वो हमारे पास इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन या फिर हरारत किस में ज़्यादा खारिज होती है, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे। और अगर आपसे पूछ रहा है कि किसको जलाना आसान होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे उसको जलाना आसान होता है लेकिन उसकी हीट ऑफ कंबस्शन कम होती है। लेकिन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं उसको जलाना तो मुश्किल होता है लेकिन उसकी हीट ऑफ कंबस्शन जो रिलीज़ होने वाली अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स है। इसी तरह से अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम का इन्वर्सली रिलेटेड रिलेशन का देखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं वेपर प्रेशर के साथ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप लोग रिलेशन पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो उनका वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास कम होता जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो वेपर्स नहीं बनेंगे, जब वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेंगे और हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो नहीं बन पाएगा। नंबर 2, हमारे पास रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। जब हम लोग डिटेल के साथ तमाम के तमाम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं तमाम चीज़ों के साथ जो है वो रिएक्टिविटी को डील करके बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक्स को पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वहाँ पे हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाया करती है।
उसके बाद है ईज़ ऑफ कम्बस्शन, कि कौन सी चीज़ जो है वो आसानी के साथ कम्बस्ट हो सकती है। तो जितने कम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम होंगे वो उतना ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो हमारे पास कम्बस्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ईज़ ऑफ कम्बस्शन इन्वर्सली रिलेटेड होगी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम के साथ। उसके बाद एसिडिक नेचर, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स होंगे उसकी एसिडिक नेचर जो है वो उतनी ही कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता रहता है तो हाइड्रोजन को लूज़ करना मुश्किल हो जाता है। जब हाइड्रोजन लूज़ करना मुश्किल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उसकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है। ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले यूनिट के अंदर जाकर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलबिलिटी इन वाटर। लास्ट हमने पढ़ा था कि सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अगर आपसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ, क्योंकि वो हमारे पास तमाम के तमाम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे। और अगर आपसे वाटर के बारे में पूछा जाए जो कि हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने की सलाहियत इतनी ज़्यादा आसानी के साथ नहीं रखती है। तो हम लोग बोलते हैं कि इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे उनकी ऑर्गेनिक नेचर बढ़ती जाएगी। जब ऑर्गेनिक नेचर बढ़ती जाएगी तो नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर उनके डिजोल्व होने की सलाहियत कम होती जाती है। तो सोलबिलिटी इन वाटर के साथ इनका इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन के रिगार्डिंग के अंदर पॉइंट्स है। हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरह के हमने रिलेशन अभी पढ़े हैं, डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा है और एक इन्वर्सर रिलेशन पढ़ा है। आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, जब भी हम लोगों ने डायरेक्ट रिलेशन को एक्सप्रेशन को शो करना होता है तो हम लोग उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आ जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे तो ये वाले पैरामीटर जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किए, मैस और साइज भी इसका बढ़ जाएगा। उसके बाद उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सोलबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हीट ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और थर्मल स्टेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों के साथ इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर इन तो पैरामीटर मतलब मैस और साइज में से कोई आ जाए, पोलराइजेबिलिटी और नंबर ऑफ कार्बन आइटम का रिलेशन आ जाए, मेल्टिंग पॉइंट और नंबर ऑफ कार्बन आइटम का रिलेशन आ जाए, तो आप लोगों के पास इस तरह से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि इस बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर आप लोगों के पास इन्वर्स रिलेशन होता है तो हम लोग पढ़ते हैं, लाइक हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर आइसोथर्म को भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो इन्वर्स रिलेशन को शो करने के लिए हम लोग जो है वो एक कर्व शो कर रहे होते हैं। तो अगर इन्वर्स रिलेशन होंगे, किन किन के तो मैंने इन्वर्स रिलेशन होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम का वेपर प्रेशर के साथ, रिएक्टिविटी के साथ, ईज ऑफ कंबस्शन के साथ, एसिडिक नेचर के साथ और सोलबिलिटी इन वाटर के साथ। तो इसी तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उनका नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ क्या रिलेशन होते हैं, या फिर आप लोगों से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पूछी जा सकती है। अगर आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का नॉलेज होगा कि किस पैरामीटर का कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम के साथ क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग उसको इजीली जो है वो रिस्पॉन्ड करने के काबिल होंगे। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।